अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कनाडा एक्सप्रेस एंट्री के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि थ्रू एक्सप्रेस एंट्री आप कैसे कनाडा आ सकते हैं। ये टॉपिक हम पाकिस्तानियों में बहुत फेमस है। चाहे हम पाकिस्तान में हों या किसी और मुल्क में हम रह रहे हों, हमारे जहनों में एक सवाल है कि कनाडा हम कैसे आएँ। और मैंने भी यहाँ आने से पहले बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे थे, व्लॉग्स देखे, और ये उसमें बताया जाता है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट करके बताया जाता है कि सुनते वक्त लग रहा होता है कि सब कुछ समझ आ गया, लेकिन बाद में ऐसे लगता है कुछ समझ नहीं आया। कन्फ्यूजन हमारी बरकरार रहती है। तो आज मैं एक्सप्रेस एंट्री को सिंपल तरीके से डिफ़ाइन करूँगी कि आप लोगों को पता चले कि एक्सप्रेस एंट्री है क्या, ये कौन सा मेथड है, कौन सा अदारा है, ऐसा क्या है, कैसा प्रोसेस है जिसकी वजह से सारी इमिग्रेशन होती है, और ये अदारा कैसे काम करता है, इसके साथ आपका राब्ता कैसे हो सकता है, आप किस तरह से इसको को रजू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी क्योंकि पीपल वांट टू नो अबाउट एक्सप्रेस एंट्री, कि एक्सप्रेस एंट्री है क्या। और अगर इसकी मैं डेफिनेशन करूं तो दैट्स इज एक्सप्रेस एंट्री इज़ एन ऑनलाइन सिस्टम दैट इज़ यूज टू मैनेज एप्लीकेशंस फॉर परमानेंट रेजिडेंट। यानी कि ये एक ऐसा तरीक़ाकार है, ऑनलाइन सिस्टम है जिससे, या एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, जो कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम यूज़ करता है आप लोगों की एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए। जो लोग यहाँ आते हैं या आना चाहते हैं वो लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, और उस एप्लीकेशन सबमिशन के जो सिस्टम है या जिसको पूरा लुक आफ्टर जो अदारा कर रहा है वो आपका एक्सप्रेस एंट्री है। इस एक्सप्रेस एंट्री के नीचे 3 तरह की कैटेगरीज आपकी मैनेज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, इनका होता है जिसको FSW कहते हैं। सेकंड इनकी कैटेगरी है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास प्रोग्राम, CEC। थर्ड प्रोग्राम इनका है फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम, FST। आज हम जो इसका फर्स्ट कैटेगरी है फेडरल स्किल्ड वर्कर की, उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको आज उसके बारे में बहुत से स्टेप्स ब्रेक करूंगी कि ताकि आपको मालूम हो कि आपका कनाडा आना मुमकिन भी है या नहीं, और अगर मुमकिन है तो एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, किसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ आ सकते हैं, आपको पहले क्या करने की ज़रूरत है ताकि आपकी अप्रोच यहाँ तक हो, एक्सप्रेस एंट्री तक। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए की बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको चीज़ें पता हैं लेकिन बेसिक सी नहीं पता चल रही कि आप एलिजिबल भी हो या नहीं इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, कि आप कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ये ना हो कि आप पूरा प्रोसेस कर लें, इतनी स्ट्रगल कर लें, लेकिन उसके बाद आप एलिजिबल ना हो। तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको मालूम करना है कि आप इस कनाडा इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए, जो आपका परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जो आपने कंटिन्यू प्रोसेस करना है, उसके लिए आपका क्राइटेरिया जो उन्होंने बताया हुआ है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने जो क्राइटेरिया बताया हुआ है उसके तहत आपको यहाँ बुलाया जाता है। तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आने से पहले जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने क्राइटेरिया जो सेट किया है उसमें जो चीज़ें हैं, सबसे पहले मैं उन पॉइंट्स के ऊपर अभी बात करूँगी। सबसे पहली चीज़ है आपकी एज। आपकी एज के बेस पर आपको कुछ पॉइंट मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपकी एजुकेशन। आपकी तालीम जो भी हो, मास्टर हो, बैचलर हो, उसकी बेस पे आपको उसके जहाँ की एवेलुएशन करवाने के बाद कनाडा की कौन सी डिग्री के इक्वल आपकी डिग्री आ रही है उसके बराबर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। थर्ड चीज़ आ जाती है आपकी लैंग्वेज स्किल्स, कि आपका आइल्स का एग्ज़ाम पास करना परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कंपलसरी है। आप बिना आइल्स के परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और उसमें जो मिनिमम बैंड है उनका वो 6 है। ये उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, उसमें सबसे जो मिनिमम बैंड है वो 6 है आइल्स का। इसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है, तो आपका 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस मस्ट है, कंपलसरी है। उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आ जाती है एडेबिलिटी, यानी कि आपका कोई सिबलिंग या आपका कोई ब्लड रिलेशन फैमिली पर्सन जो
यहाँ पे आपका कोई रियल ब्रदर या सिस्टर या जो ऑलरेडी यहाँ पे कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी पे स्टेटस पर है या यहाँ का सिटीज़न है, तो उसकी वजह से भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं आपके प्रोफाइल को बूस्ट करने के लिए। और लास्ट स्टेप जो इसमें आता है वो है जॉब ऑफ़र। आपके पास किसी भी कैनेडियन कंपनी का जॉब ऑफ़र होना ज़रूरी है, इससे भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। ये सारा बुनियादी क्राइटेरिया है जिसकी बेस पर आपको पता चलता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं फॉर कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी। इनके कुल मिला के 100 पॉइंट्स होते हैं इस पूरे ग्रेड सिस्टम के, जिसमें आपको जॉब, आपकी एजुकेशन, आपकी लैंग्वेज स्किल्स, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी एडेबिलिटी, आपका जॉब ऑफ़र, ये सारी चीज़ें मिला के आपका 100 का क्राइटेरिया उन्होंने 100 पॉइंट्स का सेट किया हुआ है, जिसमें आपके 67 पॉइंट्स के इक्वल या अबव हों तो आप एलिजिबल हैं, और अगर 67 पॉइंट्स से लेस देन हैं तो आप इनएलिजिबल हैं। आपका वर्क आपका टाइम वेस्ट होगा अगर आप इसके को नहीं देखते और अप्लाई करते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो इसके लिए अगर ये वाली सिचुएशंस हैं कि आप लेस दैन 67 पॉइंट से हैं, तो आपको इन पॉइंट्स में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, और इम्प्रूव करने के लिए चंद काम आप कर सकते हैं। ये टॉपिक्स बहुत सारी डिटेल में आपको चाहिए, इसलिए मैं फ्यूचर में एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि 67 पॉइंट से लेस दैन अगर कैलकुलेट आपके हो रहे हों तो आपको क्या करना चाहिए। इस वक्त हम फोकस करते हैं स्टेप नंबर 2 के ऊपर कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको स्टेप नंबर 2 क्या करना है। तो आपको अपनी ECA करवानी है, एजुकेशनल असेसमेंट, जो आपके पाकिस्तान में तालीम कोई भी हो, आपने पाकिस्तान से जो तालीम हासिल की है, चाहे वो बैचलर डिग्री है, चाहे आपकी मास्टर डिग्री है, उसकी असेसमेंट आपने करवानी है कि वो कहाँ स्टैंड करती है, उसकी कनाडा में क्या वैल्यू है। वो कनाडा की जो आपने डिग्री पाकिस्तान में हासिल की है वो सेम डिग्री ही कनाडा में है, या हो सकता है मे बी आपकी 4 साल की डिग्री हो, लेकिन जहाँ की असेसमेंट भी कई दफ़ा उसको 4 साल की डिग्री ही प्रूव कर देती है। लेकिन कुछ डिग्रियाँ ऐसी भी हैं पाकिस्तान की जो 4 साल की डिग्री है लेकिन कनाडा में उसकी वैल्यू 3 साल की आ रही होती है, या कुछ डिग्रियां ऐसी भी हैं जो पाकिस्तानी डिग्रियां जब यहाँ पे असेसमेंट होती है तो वो कनाडा का डिप्लोमा कंसिडर हो रही होती हैं। तो ये असेसमेंट प्रूव करती है कि आपकी डिग्री की कनाडा में क्या वैल्यू है। असेसमेंट करवानी है। उसके बाद थर्ड स्टेप, स्टार्ट करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने आइल्स का एग्ज़ाम दे दिया हो, यानी आपको आइल्स एग्ज़ाम का कार्ड भी चाहिए। आगे एक्सप्रेस एंट्री में अंदर एंटर होने के लिए सबसे पहले आपको ये सारी स्टेप्स कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेप पे आना है। थर्ड स्टेप को आपको आइल्स का एग्ज़ाम लेना है। आइल्स का एग्ज़ाम का कार्ड आपके पास होना चाहिए, और आपकी एजुकेशन असेसमेंट दोनों कंप्लीट जब आपने कर लेनी है तब आपने आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ आना है। आइल्स पर भी मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी और अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने अपना आइल्स किया और उसमें मुझे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैंने यूटिलाइज़ की अपने आइल्स जर्नी में, और मैंने उस जो मेरे रिक्वायरमेंट बैंड थे कैसे मैंने अचीव किए। मैं वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपके साथ डिस्कस करूँगी डिटेल्स के साथ। लेकिन यहाँ पे अब भी बात जो हो रही है एक्सप्रेस एंट्री की, यहाँ पे आपको यू नीड आइल्स स्कोर एंड ECA लेटर टू स्टार्ट स्टेप नंबर 3। तो आपको जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तब आप स्टेप नंबर 3 पे आएंगे, और ये आपको CIC की वेबसाइट पर जाना है और एक्सप्रेस एंट्री पर अपनी प्रोफाइल बनानी है। कुछ मुश्किल नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्म है, उसको स्टेप बाय स्टेप आपने फिल करना है। थोड़ा सा लेंथी फॉर्म है उसको, लेकिन मुश्किल नहीं है, हर चीज़ आपको समझ आ जाएगी, फिल करना बहुत आसान है, आप खुद इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंसल्टेंट हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको आइल्स के स्कोर डालने हैं और ECA लेटर आपको चाहिए इसको फिल करने के लिए, और इसको फिल करने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है, और आपकी प्रोफाइल जो है वो एक्सप्रेस एंट्री के पूल में चली जाएगी। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट स्टेप 4 है वो आपने वहाँ पे जाके वेट करना है, वेट इन द पूल।
जब आपने प्रोफाइल सबमिट कर दी है तो वेबसाइट ने आपका स्कोर कैलकुलेट कर लेना है ऑटोमेटिकली। ये एक सिस्टम है उनका, वो कैलकुलेट कर लेंगे उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो आपने फॉर्म के अंदर फिल की है। आपने जहाँ वहाँ पे जो 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 मेंशन चीज़ें की हैं अपनी बारे में, तो वेबसाइट जो है ना वो आपके स्कोर्स को कैलकुलेट कर लेगी और पूल के ऊपर आप वेट करेंगे। पूल क्या होता है? पूल भी मैं लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन कि जैसे आपने कनाडा का परमानेंट रेजिडेंस बनने के लिए इंटरेस्ट शो किया है, ऐसे ही बहुत सारे और लोगों ने भी इंटरेस्ट शो किया होगा कि वो लोग भी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो उनके जो फॉर्म्स होंगे वो भी सारे उन एक्सप्रेस एंट्री के पास हैं, तो वेबसाइट सबके स्कोर को कैलकुलेट करेगी। हर 15 दिन के बाद कैनेडियन इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है वो एक ड्रॉ निकालता है और एक कट ऑफ नंबर निकालते हैं। उस कट ऑफ नंबर से ऊपर जितने भी लोग स्कोर रखते हैं सबको रिक्वेस्ट आती है, उसको ITA कहते हैं। जो इनविटेशन टू अप्लाई होता है ये एक तरह की रिक्वेस्ट है जो आपको सिलेक्ट करती है कि नाउ यू सबमिट ऑल योर डिटेल डॉक्यूमेंट्स फॉर कैनेडियन PR, कि जो ऑलरेडी आपने मेंशन आउट किए हैं फॉर्म फिल करते वक्त जितने भी डॉक्यूमेंट्स, वो सारे अब आप प्रूफ्स के साथ, डिटेल्स के साथ हमें सबमिट करवाएं। आपने जो इंटरेस्ट शो किया था परमानेंट रेजिडेंसी के लिए वो एक्सेप्ट हो गया है और अब आपको डिटेल्स में प्रूफ करने की ज़रूरत है। जब आफ्टर ITA आपको जो है ना ऑलमोस्ट यू हैव 2 months फॉर सबमिशन योर ऑल ऑफ रिक्वायर्ड डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स विद प्रूफ। आज मैंने आपको एक्सप्रेस एंट्री का बेसिक आइडिया दिया है कि एक्सप्रेस एंट्री है क्या, काम कैसे करती है। इसके मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें ताकि मैं उसका रिप्लाई करूं और आपके जहन में जितने भी सवालात हैं उनके जवाबात आपको मिलें। ये सारा काम किसी भी कंसल्टेंट के बिना भी आप कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ आपके साथ इस तरह वाज़ा करूँ, आपको क्लियर हो कि मुझे मालूम है कि YouTube पर इससे मुतल्लिक बहुत सारा मटीरियल है कि लेकिन बहुत सारा हर आम इंसान उसको समझना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो मैं आपके इजी लेवल में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।